हरिओम। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा हूं। मैं एमडी मेडिसिन हूं और मैं आपकी योगा में रेस्पिरेटरी सिस्टम और शरीर विज्ञान की कुछ क्लासेस लूंगा। आज मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग, अवयव, कोश, टिश्यू, सेल्स ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और इस हर सेल की एनर्जी जो हमें मिलती है वो ग्लूकोज के द्वारा मिलती है। अब ग्लूकोज कहां से आता है? ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स रहते हैं, ये बॉडी में जाते हैं आंतों में, फिर ये वहां से डिसॉल्व होके एसिमुलेट होके शरीर में ग्लूकोज के रूप में खून में आ जाते हैं। अब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी का एक पेट्रोल है। यथा हर ऑर्गन में जहां भी एक्टिविटी हो रही है, जहां भी सेल्स के अंदर एक्टिविटी हो रही है, वहां पे एनर्जी लगेगी और इस एनर्जी के लिए हमें उस सेल के पास ग्लूकोज का जाना जरूरी है। अब जब वहां पे ग्लूकोज पहुंचेगा तो ये ग्लूकोज से एनर्जी मिलने में 2-3 पाथवे लगती है, जिसको कि हम शुद्ध हिंदी में बोले कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज को जलाया जाता है और उसके जलाने से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो काम करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी चीज जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन लगेगी और जलाने के बाद उससे एनर्जी मिलेगी और साइड इफेक्ट में उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए हार्मफुल है, वेस्ट है। तो ये हमारे हर सेल के पास में जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज बर्न हो रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर लाना है। वो कार्बन डाइऑक्साइड खून के द्वारा फेफड़े में आती है और वहां से फेफड़े से बाहर निकल जाती है, जिसको हम प्रश्वास कहते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन उस सेल तक कैसे पहुंचेगी? हम जब श्वास अंदर लेंगे तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हवा में जो ऑक्सीजन है, वो खून के द्वारा उस पर्टिकुलर सेल के पास पहुंचेगा और वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, जिसके द्वारा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक है। इसको शरीर फेफड़े के द्वारा शरीर के बाहर निकाल देता है। इन सब को करने के लिए शरीर के पास एक बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म है, जिसको कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन प्रणाली कहते हैं। अब हम सबसे पहले ये क्वेश्चन माने कि श्वसन या रेस्पिरेशन होता क्या है। ये 4 चीजों से मिलके बना हुआ है। अगर हम एक लेमन की भाषा में बात करें तो सबसे पहला होता है वेंटिलेशन, दैट इज वायुमंडल से फेफड़े तक पहुंचना और वापस फेफड़ों से बाहर निकलना, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। मतलब कि शरीर के फेफड़े से हवा हम अंदर लिए और उसमें से कुछ हवा हमने बाहर निकाल दिया। इट इज सिंपल एक्ट ऑफ वेंटिलेशन। सेकंड है डिफ्यूजन। इसमें जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे ऑक्सीजन, ये फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे एल्वुलाई रहते हैं, वहां से ये ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होगा और ब्लड में डिसॉल्व होके शरीर के दूसरे अंगों में जाएगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़े में आएगा। तीसरा इसका पार्ट है दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन।
इसमें जो शरीर में जो शुद्ध हवा करी गई है फेफड़ों में, ये शुद्ध हवा फेफड़ों से निकल के हार्ट में आती है और हार्ट में जो गंदी वायु है वो वहां से फेफड़े में आती है साफ करने के लिए। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और इन सब का कंट्रोल हो रहता है, जो कि हम थोड़े से पार्ट में वॉलेंट्री रहता है, कुछ मिनट सेकंड्स के लिए हम सांस को रोक सकते हैं। और मेजर पार्ट इज नॉन वॉलेंट्रीली, जिसको कि हम नहीं रोक सकते हैं, और ये कंट्रोल होता है हमारे मस्तिष्क के पीछे वाले पार्ट में, दैट इज आल्सो नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है और इस रेस्पिरेटरी सेंटर से रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है। हम लास्ट में देखेंगे इसके 4 विभिन्न प्रकार हैं जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करने के काम आते हैं। ये तो एक बेसिक हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली। अब हम इसकी रेस्पिरेशन की एनाटॉमी की बात करें, क्योंकि आज हमें सबसे पहले एनाटॉमी जानना है और उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी जाननी है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की एनाटॉमी क्या होती है। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो ये हमारी नासिका है, नासिका से हवा वायु अंदर आएगी। ये पोस्टीरियर नेजोफेरिंग्स है, यहां से वायु गले में आएगी, गले से ये ब्लू रंग की ट्रेकिया है, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, जो गले के अग्रभाग से स्टर्नम, जो आगे एक हड्डी होती है, हम अभी बात करेंगे, वो हड्डी तक रहती है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 12 से 13 सेंटीमीटर रहती है। ये मेन्यूब्रम स्टर्नाई पे डिवाइड होती है और यहां से राइट और लेफ्ट लंग के अंदर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं। जो मेन पाइप रहती है, विंड पाइप, उसको हम ब्रोंकस कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। फिर वो डिवाइड होके फेफड़े के अंदर जाती है, उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। और जैसे जैसे छोटी होती जाती है उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और जैसे कि पेड़ की टहनियां होती है, अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो ये जैसे पेड़ की टहनी होती है, ये पेड़ का तना है, ये पेड़ की 2 टहनियां हैं और यहां से टहनियों में मल्टीपल डिवीजन होते हैं। जैसा कि फेफड़े के अंदर ये मान के चलिए कि छोटे छोटे डिवीजन कम से कम 25 से 30 डिवीजन होती है। और इस डिवीजन के बाद लास्ट में अगर हम इसको देखें तो ऐसा सिंगल सेल के बैलून जैसे एल्वुलाई बन जाते हैं, जिसमें कि एक्चुअल श्वास का आदान प्रदान ब्लड के साथ होता है। ये ऑलमोस्ट पूरे लंग के अंदर, एक लंग में कम से कम 3 करोड़ एल्वुलस रहते हैं, जो कि ब्लड को साफ करने के काम आते हैं। ये उसके अंदर अगर हम इसको समझे तो एक अंगूर का गुच्छा जैसा है, जिसके अंदर से ब्लड और वायु दोनों के बीच में सिंगल लेयर का डिफरेंस रहता है और यहां से वायु का आदान प्रदान होता है। दिस इज द एल्वुलस विच इज द एक्चुअल पार्ट वेयर द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन्स ऑफ द ब्लड गैसेस टेक्स प्लेस। यहीं पे ब्लड गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा कि ये जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है थोड़ा छोटा है, क्यों? क्योंकि यहां पे इस एरिया में हार्ट रहता है, हृदय रहता है, इसलिए ये वाला एरिया छोटा है। इस फेफड़े में 2 लोब्स रहते हैं। ये वाला आप देखें कि थोड़ा ऑब्ट्यूज है, मतलब इसकी एंगुलेशन ज्यादा है और राइट वाले की एंगुलेशन कम है। इसलिए अगर हम कोई भी हमारे शरीर में हमारे
फेफड़े में कोई चीज फंसती है तो यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे राइट लंग में आती है, क्योंकि इसकी एंगुलेशन ज्यादा सीधी है, तो कोई भी चीज इसके अंदर पहले घुसने के चांसेस हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वाला फेफड़ा बड़ा है, इसकी साइज ऑलमोस्ट 650 ग्राम रहती है, और ये वाले की साइज ऑलमोस्ट 50-60 ग्राम कम रहती है। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी डिवीजन होती है, और ऑलमोस्ट 25-26 डिवीजन के बाद ये एल्वोलस बन जाते हैं, और इस एल्वोलस के थ्रू ही बॉडी में लंग का ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अगर हम इसको और एनलार्ज करके देखें तो ऐसा आपको हार्ट दिखेगा, यहाँ पे दोनों तरफ फेफड़े दिखेंगे, और यहाँ पे ग्रेट वेसल्स दिखेंगे। ये आपकी जो नीले रंग की है ये फेफड़े से आ रही है, और रेड कलर की जो लाइन्स है, ट्यूब्स है, ये रेड कलर की ब्लड को जो कि हार्ट से लेके बाहर ले जाती है। अगर हम उस मॉडल को दूर से देखें तो ये हार्ट यहाँ पे है, ये फेफड़े हैं, ये पसलियां हैं, ये डायफ्राम है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे ये लीवर रहता है, और ये पेटों में बहुत सारी पेट की दूसरे ऑर्गन्स रहते हैं। ये आपका जो अशुद्ध रक्त है वो हार्ट में आता है, और ये शुद्ध रक्त हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में फेंका जाता है। ये पसलियां हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और ये डायफ्राम के अंदर 3 छेद रहते हैं, जिसमें कि एओर्टा, ईसोफेगस, ये डायफ्राम को छेद करके आंतों में आ जाते हैं। सो ये एक अलग कंपार्टमेंट है, और ये एक अलग कंपार्टमेंट है। डायफ्राम कॉन्वेक्स रहता है ऊपर की तरफ। ये इसलिए कॉन्वेक्स रहता है कि जब भी हम श्वास लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। जैसे ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट होने के कारण इसके अंदर निगेटिव वॉल्यूम हो जाता है, और इस निगेटिव वॉल्यूम और ये जो पसलियां ये भी बाहर की तरफ चली जाती है। इनके कारण अपर थोरेक्स में निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इस निगेटिव प्रेशर के कारण एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन होता है। इसके कारण हम अंदर श्वास लेते हैं, और यही श्वास प्रश्वास की क्रिया है। अगर हम एनाटॉमी में बात करेंगे, सबसे पहले ये सब रहते किसके अंदर है? ये सब रहते किसके अंदर है? ये सब एक केज के अंदर रहते हैं, जिसको कि हम थोरेक्स या सीना कहते हैं। अगर हम थोरेक्स की बात करें तो ये एक पूरा बॉडी का केज है, जिसके अंदर 2 लंग्स है, सेंटर में हार्ट है, नीचे वाला पार्ट आपका डायफ्राम है, दिस इज डायफ्राम, और यहां से ग्रेट वेसल्स निकल रही हैं जो बॉडी में ब्लड की सप्लाई करती है। जैसा कि आपको पता है, यहां से सेंटर से डायफ्राम में छेद रहता है, जिससे कि ईसोफेगस और एओर्टा और इंफीरियर केवा थोरेक्स से एब्डोमेन में जाती है। इसके ऊपर बहुत सारी मसल्स रहती हैं, जो कि जिसको कि हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ये हमारे रेस्पिरेशन के काम आती है। रेस्पिरेशन के काम आती है। अगर हम ये हमारी बॉडी की थोरेक्स की एनाटॉमी हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में जो वेंटिलेशन है, इसके 4
भाग होते हैं। सबसे पहले वेंटिलेशन, इसमें हम श्वास को अंदर लेते हैं और ये ब्रोंकस से, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से छोटे ब्रोंकस, ब्रोंकियोस और अल्टीमेटली लास्ट में एल्वोलाई में हवा जाती है और यहां से हवा का ब्लड से कांटेक्ट होता है और परफ्यूजन होता है। अब जैसे हम फेफड़े की कल्पना एक बलून से करें, जैसे कि बलून को फुलाने के लिए हमें प्रेशर लगता है, लेकिन बलून की हवा निकलने में कोई एक्टिव प्रेशर नहीं लगता है, वैसे ही लंग में इसको इंस्पिरेशन में हमें एनर्जी लगती है, बट एक्सपिरेशन पैसिव होता है, उसमें एनर्जी की खपत कम से कम होती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें कि इसका लचीलापन कम हो जाता है और उसके कारण भांति भांति की बीमारियां होती है, जैसे कि अस्थमा और सीओपीडी। नॉर्मली जो हम हर बार श्वास प्रश्वास लेते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दैट इज नॉर्मल जो हम अभी बैठे हुए श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिसके बारे में हमें बहुत कम ज्ञान रहता है, ध्यान रहता है, वो लगभग 500 ml रहती है और ये मेल फीमेल में ऑलमोस्ट सेम रहती है। दूसरी होती है फेफड़े की कार्य क्षमता, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। इसको हम वाइटलोग्राफ, एक मशीन आती है उससे नापते हैं। ये हमारी कार्य क्षमता बताती है। नॉर्मली 3 से 5 लीटर तक वाइटल कैपेसिटी रहती है। एथलीट्स में, योगा करने वाले में और दूसरे एक्सरसाइज करने वाले में वाइटल कैपेसिटी हम अपनी मेनी टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही टोटल लंग कैपेसिटी है, जो कि हमारे फेफड़े की टोटल हवा भरने की ताकत कितनी है, ये नॉर्मली 3 से 7 लीटर होती है और हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद भी फेफड़े की पूरी वायु बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कुछ वायु फेफड़े में 24 घंटे रहती है, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ऐसी ही कुछ वायु हमारे ट्रेकिया से श्वास नली में ऊपर नीचे करती रहती है, ये कभी भी फेफड़े के अंदर नहीं जाती है। इसको हम डेड स्पेस, डेड वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीजनेशन से कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये केवल ऊपर से नीचे फेफड़े के अंदर जाने से पहले ऊपर नीचे होती रहती है हर श्वास प्रश्वास के साथ, इसलिए इसका वेंटिलेशन में कोई रोल नहीं रहता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ब्लड फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसा कि हमने समझा कि जो टर्मिनल अल्वुलाई होते हैं, जो छोटे छोटे बैलून के गुच्छे या अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं, जहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, वो सिंगल परत की लेयर्स होती है। बाहर की तरफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो हमारी वायु में जो कंसंट्रेशन होती है, जैसा हमें पता है कि 20% उसमें ऑक्सीजन रहती है, 80% नाइट्रोजन रहती है। ये वायु हम जो इनहेल करते हैं वो फेफड़े के अंदर रहती है और उसके दूसरी तरफ, पर्दे के दूसरी तरफ ब्लड रहता है। हमें यह भी पता है कि ब्लड में, वायु में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रहता है और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है। सो बाय सिंपल एक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस, जो ऑक्सीजन वायु में है वो ब्लड में मिलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा हमें पता है कि ऑक्सीजन पानी में बहुत कम घुलनशील होती है। जैसे कि समुद्र में, पानी में जो जानवर रहते हैं वो पानी से ऑक्सीजन निकाल के श्वास प्रश्वास भी करते हैं। हमारे शरीर में भी कुछ ml ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व रहता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है
हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का डिसॉल्व होना, ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है जिसमें कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहते हैं उसमें एक हीमोग्लोबिन में 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और वो एटम ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एक लूज बॉन्ड बनाते हैं और वो वहां से ब्लड लेके फेफड़े से हार्ट के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों में जाते हैं। वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है, इसलिए जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण उस सेल टिश्यू में अपने आप निकल जाता है और वो रेड ब्लड सेल जिसमें कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है फिर घूम के अल्टीमेटली फेफड़े में आती है और फिर उससे वहां से उसको ऑक्सीजन मिलता है और ये प्रोसेस अनवरत चलती रहती है। सेल्स के आसपास जो इंटरस्टिशियल स्पेस रहती है, हमें ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होती है। जैसे हम अब कभी सोडा पीते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा में घुलनशील रहती है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां मेटाबॉलिज्म से टिश्यू के आसपास बनता है वो ब्लड में घुल जाता है और ये ब्लड के द्वारा फेफड़े में आता है और वहां पे प्रेशर डिफरेंस के कारण ये फेफड़े से वायु में आके प्रश्वास के द्वारा बाहर चले जाता है। तो ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है फेफड़े में और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड वहां से फेफड़े से बाहर निकल जाता है। तीसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसकी हमने पहले बात करी थी। जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन या ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़े करते हैं। शुद्ध ब्लड वहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आता है और वहां से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये काम आपका हार्ट के अंदर जो 4 खाने हैं उसके अंदर ये होता है। अब इस श्वास प्रश्वास को नियंत्रण कैसे करते हैं? जैसा कि हमें पता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, इनवॉलेंटरी है। सबकॉन्शियस ब्रेन इसको कंट्रोल करता है क्योंकि हम सोते जागते हर समय श्वास लेते रहते हैं। हाँ, किसी कारण से किसी भी रीजन से कुछ देर के लिए श्वास ज्यादा तेज चलती है, कभी कम चलती है। हम कुछ योगिक एक्सरसाइज के द्वारा श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। इसका मेन जो सेंटर रहता है वो ब्रेन के ब्रेन स्टेम में रहता है, जिसको मेडुला बोलते हैं। और मेडुला में जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसमें इसका सेंटर रहता है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सेंटर। अब इस रेस्पिरेटरी सेंटर का कंट्रोल के लिए बहुत सारे वहां पे कंट्रोल्स भेजे जाते हैं जिसको देख के रेस्पिरेटरी सेंटर ये डिसाइड करता है कि श्वास कैसे लेना है, कितना लेना है और कैसे लेना है। सबसे पहला रहता है जो लंग में रिसेप्टर रहते हैं। जैसे लंग स्ट्रेच होता है तो रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब हमें श्वास को कम करना है, ज्यादा करना है, कितना फेफड़ा फूलना है। ये हमें ब्रेन को लंग्स भेजते हैं। ये 2 तरह के रिसेप्टर रहते हैं। स्ट्रेच, फेफड़ा फूलने के बाद कितना फूलना है, ऐसा नहीं कि फूलते जाए बैलून जैसे फट जाए। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर आपको एक लेवल के बाद फेफड़े को फूलना बंद करते हैं। और कुछ इरिटेंट रिसेप्टर भी रहते हैं। जैसे हमें कोई चीज ऐसी दुर्गंध वाली आ जाए, जिससे हमको अचानक छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो ये इरिटेंट रिसेप्टर भी ब्रेन को स्टिमुलस भेजते हैं। सिमिलरली कुछ रिसेप्टर बॉडी में होते हैं जो हम यहां देखेंगे कि कैरोटिड के पास रिसेप्टर रहते हैं। ये कैरोटिड बल्ब के पास और एओर्टिक बल्ब के पास रिसेप्टर है। ये दोनों रिसेप्टर हार्ट से रिलेटेड रहते हैं और हार्ट की एक्टिविटी के अनुसार रेस्पिरेशन को कम ज्यादा करते हैं। तीसरा जो मेन रहता है वो दिमाग के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है। उसकी शरीर के बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से उसका रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है और वहां से वो स्टिमुलस फेफड़े में और
डायफ्राम में वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व के द्वारा भेजता है, और इन दोनों के द्वारा हम श्वास को बिना हमें पता चले श्वास कम ज्यादा होके अपने बॉडी का एक्टिविटी के अनुसार उसको मैनेज करती है। इस प्रकार शरीर का सबसे ज्यादा संपर्क वायुमंडल में केवल श्वसन प्रणाली के माध्यम से ही होता है, इसलिए इस प्रणाली को स्वस्थ रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। हरिओम।